बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनपी न्यूज, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। पीटीआई बरतानिया में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टफ टाइम देने में बुरी तरह से नाकाम हुई है। जी नाज़रीन, पीटीआई को बरतानिया में बदतरीन नाकामी का सामना हुआ है और इस नाकामी की बुनियाद पर या वजह से पीटीआई की बरतानवी क़यादत आपस में गुत्थम गुत्था हो गई है और इस हवाले से अहम तरीन जो इसके असबाब हैं वो भी सामने आए हैं कि आखिर पीटीआई का बरतानिया चैप्टर किस तरह ला इल्म रहा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बरतानिया के दौरे पर पहुंच गया। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस याया आफरीदी के दरमियान होने वाली मुलाकात और उस मुलाकात में अहम तरीन मामला, और मैं आपको बताऊंगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से किस तरह की या किस हवाले से या कौन सी इस्तदा कर दी है और फिर चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने उन्हें कौन सी यकीन दहानी कराई है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीटीआई ओवरसीज चैप्टर इस वक्त आरिफ अलवी के हमरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी हाल में पाकिस्तान को किसी बदतरीन सूरत हाल में ढकेल सके। इस हवाले से पीटीआई ओवरसीज चैप्टर यूरोपियन यूनियन पर भी इन्हिसार कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन कम से कम कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए या फिर पाकिस्तान के खिलाफ बरतानिया में कोई बहुत बड़ी करारदाद सामने आए। बरतानिया के हवाले से भी बात करेंगे और फिर अमेरिका और यूरोप में पीटीआई जिस तरह के पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम कर रही है या जिस तरह की मुहिम जोई पर निकली हुई है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा छोटी सी खबर के मलिक रियाज के खिलाफ तीसरा रेफरेंस भी दाखिल हो गया है। इससे इन सबसे अहम और बहुत बड़ी खबर यह है कि नेब के नाक के नीचे कराची में खरबों रुपए की सरकारी जमीन का धंधा चल रहा है। जी नाज़रीन, ये कब्जे फरोख्त अलॉटमेंट के इंकशाफात हुए हैं और ये तमाम जमीन सरकारी है और ये सिर्फ दो इदारों यानी पाकिस्तान स्टील मिल्स और अपना कराची पोर्ट की जमीन है जो खरबों रुपए की जमीन कोड़ियों के मोल बेचकर सिर्फ कुछ अफसरान अरबपति बन पाए हैं, लेकिन नेब इस सारी सूरत हाल से बेखबर रहा। और इसकी वजह क्या है, नेब को अब कौन से अहकाम दिए गए और इन मामला का इंकशाफ कहां हुआ है, ये इंतहाई सनसनीखेज रिपोर्ट है। यानी ये रिपोर्ट पाकिस्तान स्टील मिल्स की अराजी और कराची पोर्ट की अराजी के हवाले से आपसे इल्तमास है कि आप इसको जरूर देखिएगा कि किस तरह कुछ अफराद मुल्क को, कौम को, कौमी खजाने को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर कर सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपना मलिक रियाज के हवाले से कि इस वक्त की जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये है कि मलिक रियाज के खिलाफ एक और रेफरेंस दाखिल हुआ है और ये रेफरेंस त्रिपुरी है, पता नहीं किस तरह का कोई इलाका है इस्लामाबाद का, और वहां जो जंगलात की महकमा जंगलात की जमीन थी सैकड़ों एकड़ अराजी वो मलिक रियाज ने हथिया ली। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूं कि मलिक रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड ग्रेबर है और उस लैंड ग्रेबर ने और तो कुछ नहीं लेकिन इस्लामाबाद की सरकारी अराजी को भी न छोड़ा और अब यूएई की जमीन पर उसने पंजे गाड़ रखे हैं और यूएई की सरकार मलिक रियाज की मुकम्मल पुष्टपनाही कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एफआईए को मलिक रियाज की हवालगी के हवाले से या मलिक रियाज को पाकिस्तान वापस लाने के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। और पाकिस्तान हुकूमत को अभी तक रेड वारंट तक जो है वो मौसूल नहीं हो सके या पाकिस्तान सरकार रेड वारंट हासिल करने में भी नाकाम रही है। तो अब देखते हैं कि इसके हवाले से आगे क्या होता है। लेकिन आज पहले मैं आपको बता दूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है चीफ जस्टिस याया आफरीदी से और ये मुलाकात यकीनन पिछले दिनों जब जो हलफदारी की तकरीब हुई थी उसमें जब सहाफियों ने बातचीत की थी तो वहां पर उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो उन्होंने वजीर आजम को भी दावत दी है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी दावत दी है कि निज़ाम इंसाफ को कैसे बेहतर बनाया जाए और जो केसेस का इनखला है या फिर उसका डिस्पोजल है वो कैसे करना है या फिर जो अदालती इस्लाहात हैं या निज़ाम अदल को कैसे बेहतर बनाना है,
इस हवाले से गौर करने की बात थी। तो इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं या जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है उसमें तो बज़ाहिर कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक मुलाकात चीफ जस्टिस के रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास का एजेंडा भेजकर तजावीज मांगी थी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से गुफ्तगू में कहा कि अदालती पॉलिसी साजी और अपोजिशन को भी एतमाद में लूंगा। तो इस हवाले से और भी चीजें सामने आई हैं, लेकिन अहम तरीन जो बात है वो ये है कि इस बैठक में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी बैठक हुई तो उसमें ये बातें तो नहीं हुई होंगी। तो डेफिनेटली नहीं हुई ये बातें। तो जो बातें हुई वो ये हैं कि ये बेसिकली जो बैठक थी ये मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने और बेहतर करने के हवाले से थी। वजीर आजम ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि आप कोई ऐसी पॉलिसी मेंटेन करें या फिर कोई ऐसी कमेटी बनाएं या फिर कुछ ऐसा अदालती निजाम में करें कि जो टैक्सेस के केसेस कई बरसों से पड़े हुए हैं जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान हो रहा है, उनको किसी तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो इस हवाले से कोई बेहतरीन किस्म की पॉलिसी मुरतब करें और फिर जजेस को आप वहां पर तैनात करें ताकि टैक्सेस के केसेस तरजीही बुनियादों पर निकाले जा सकें, ताकि पाकिस्तान की मईशत को किसी ना किसी सतह तक कुछ सहारा मिल सके। क्योंकि इस वक्त हम टोटल इन्हिसार कर रहे हैं IMF पर, और IMF इस वक्त हमारे जो है वो शहरक पर सवार हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि IMF के वफद के हवाले से किस तरह की कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया, और उन कंट्रोवर्सीज में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि IMF के डेलीगेशन ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। उसके बाद IMF के डेलीगेशन ने सुप्रीम कोर्ट बार से मुलाकात की। तो ये जो मुलाकातें थी, अब अगर देखें, अगर मामला मईशत का था तो उसके हवाले से जो मुतल्लिका वजारतें हैं उनको उनसे मिलना चाहिए था। लेकिन जो इतलात मौसूल हुई वो मैं आपको 2 प्रोग्राम्स में बता चुका। लेकिन जो बेसिक बात थी वो ये थी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ या जो हम कर्जा देने जा रहे हैं पाकिस्तान को, वो कितना महफूज होगा। तो जाहिर है IMF को तहफुजात थे। तो आज की मुलाकात में वजीर आजम ने चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि टैक्स केसेस को कम से कम थोड़ा सा उनको स्पीडी ट्रैक पे लगा दें ताकि ये जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ हो और मामला कुछ बेहतरी की तरफ जा सके। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बरतानिया में PTI को किस तरह की नाकामी का सामना हुआ है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ को टफ टाइम देने में किस तरह उन्हें नाकामी हुई और किस तरह वापस में दस्तों गिरेबा है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि PTI का ओवरसीज चैप्टर इस वक्त सरगर्म है। साबिक सदर, उसको पाकिस्तान का सदर तो नहीं कहना चाहिए था, कि डेंटिस्ट जो एक सदर था वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है, और फिर शहबाज गिल भी उनके साथ है। मैं इनकी तफसीलात, इनके ट्वीट्स 2 प्रोग्राम्स में 2 रोज पहले से आपको बता रहा था, लेकिन शायद पाकिस्तानी मीडिया की आज आंख खुली है। तो बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। तो इस वक्त वहां पर इनकी मीटिंग्स जारी हैं, कांग्रेसमैन के साथ जारी है। लॉबिंग का एक भरपूर जो है वो वहां पर एक सिलसिला शुरू हो चुका है, और आरिफ अलवी न सिर्फ वहां पर कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं बल्कि वहां के जो मकामी टीवी चैनल्स हैं उनको भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं, और उनके इंटरव्यू बाकायदा नशर हो रहे हैं और ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं। इस वक्त PTI की ये भरपूर कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से जो अमेरिका का ऐवान नुमाइंदगान है वहां से और सेनेट से एक करारदाद पास हो जाए पाकिस्तान के खिलाफ और इमरान खान की रिहाई के हवाले से। और कुछ ना हो तो डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट कर दें, खत लिख दें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि इमरान खान को रिहा किया जाए, या फिर पाकिस्तान के हवाले से कुछ पाबंदियां आयद कर दी जाएं, पाकिस्तान को मुश्किल हालात में धकेला जाए ताकि पाकिस्तान मजबूर हो जाए इमरान खान को रिहा करने पर। लेकिन पाकिस्तान अगर शकील अफरीदी को रिहा करने पर मजबूर आज तक नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में इमरान खान के हवाले से भी पाकिस्तान मजबूर नहीं होगा। जिस तरह अमेरिका आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से मजबूर नहीं हुआ, तो इस तरह पाकिस्तान भी एक आजाद और एक खुद मुख्तार रियासत है, तो उनकी भी। और दूसरी जो PTI की कोशिश है वो यूरोप की तरफ से, वो है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए
कि जो यूरोपियन यूनियन है वो पाकिस्तान का जो मेरे ख्याल में जो खत्म होना है, जो स्टेटस पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का, वो 2027 में खत्म होना है। तो इस वक्त पीटीआई की भरपूर कोशिश है कि और कुछ भी ना हो तो चलो यूरोपियन यूनियन ही पाकिस्तान का जीएसपी प्लस जो स्टेटस है उसको ही खत्म कर दे, लेकिन पाकिस्तान को कोई ना कोई शदीद नुकसान पहुंचना चाहिए। ये पीटीआई का इस वक्त एजेंडा है। इसके लिए उन्होंने बहरहाल इस वक्त तो रिचर्ड गर्नेल ने तो इनसे किनारा कशी अख्तियार कर लिए। हाँ, अलबत्ता जे विल्सन जिसने इनसे शायद भारी मुआवजा वसूल किया है, तो वो इनकी नुमाइंदगी कर रहा है और वो समझ लें कि इनका जो पीटीआई का अमेरिका का सेक्टर इंचार्ज बना हुआ है। अब देखते हैं कि जे विल्सन कब तक कामयाब होता है। इसराइली लॉबी क्या इतनी मजबूत है कि ईवान नुमाइंदगान और सेनेट में कोई इमरान खान के हक में बहुत बड़ी करारदाद लेकर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ का मामला क्या है, लेकिन इस वक्त मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि इस वक्त कराची में क्या चल रहा है। पहले तो हम सुनते थे कि कराची में एक नेटवर्क, एक सिस्टम है और वो सिस्टम खरबों रुपए की महाना करप्शन कर, जिस तरह मैंने 2 प्रोग्राम पहले आपको बताया था कि डंपर माफिया का जो मामला है, 90% डंपर, पिछले दिनों में सुन रहा था डंपर्स यूनियन का कोई ओहदेदार था, वो कह रहा था कि हम टैक्स दहनदकान है, हम कोई माफिया नहीं है। और भाई, अगर आप माफिया नहीं हो तो आपके डंपर्स लीगल क्यों नहीं है? आपके डंपर्स के पेपर्स असली क्यों नहीं है? आपके पास ओरिजिनल नंबर प्लेट्स क्यों नहीं है? आपके पास लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर क्यों नहीं है? तो आप कह रहे हैं कि आप माफिया नहीं है। तो बहरहाल इसी तरह का एक बहुत बड़ा माफिया, जिस तरह मलिक रियाज है, ये मलिक रियाज के छोटे भाइयों का माफिया है, यानी जो किरदार में छोटे भाई, खून से नहीं किरदार से। अब ये फैसल वावड़ा साहब हैं, ये सेनेट की कैमा कमेटी बहरी उमूर है, उसका इजलास होता है और उस इजलास में एक अहम तरीन चीज फैसल वावड़ा साहब सामने लेकर आते हैं। उस इजलास में कहा जाता है कि कराची पोर्ट की तकरीबन 60 अरब रुपए की सरकारी कीमत की जो जमीन है वो 5 अरब रुपए में, यानी कौड़ियों के मोल बेच दी गई है। इसके अलावा इस मीटिंग में यह भी कहा जाए, फैसल वावड़ा ने इजलास में इंकशाफ किया कि कराची पोर्ट की 500 एकड़ जमीन की मार्केट वैल्यू जो इस वक्त है वो तकरीबन 60 अरब रुपए से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट की जमीन की अलाटमेंट के सौदे फौरी तौर पर रोके जाएं, पोर्ट की जमीन की अलाटमेंट शफाफ करेंगे। तो बहरहाल मजीद उन्होंने तो मुतालबात ही रखे हैं, लेकिन इनसे बड़ी जो खतरनाक तरीन बात हुई है वो हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। जी नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब मैं रोजनामा उम्मत अखबार में हुआ करता था, तब मैं मुख्तलिफ के इस हवाले से रिपोर्ट्स दिया करता था कि पाकिस्तान स्टील मिल की कितनी जमीन पर कब्जा हो चुका है, कितने गांव बन चुके हैं और उन गांव वालों से उनको मुसमार करने के नाम पर उनसे कितना भत्ता लिया जाता है। अब तो खैर वो गांव नहीं रहे, अब वो शहर बन चुके हैं, वहां इतनी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं कि अब पाकिस्तान स्टील मिल तो क्या कोई उनको वहां से फिलहाल तो नहीं हटा सकता। तो इसी लिहाज से एक और इंकशाफ हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो अपने आप में हैरानकुन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में मालूम हुआ कि स्टील मिल्स की तकरीबन 54 एकड़ जमीन 3 यूनिवर्सिटीज को देने के बाद फिर वो कैंसिल कर दी गई और कैंसिल करने के बाद ये जमीन 4 अफराद को इलाट कर दी गई। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 75 एकड़ जमीन नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी एनटीडीसी को इस्तेमाल की जबानी इजाजत दिए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की 75 करोड़ रुपए की मालियत की अराजी पर कब्जे का भी अलग से कब्जा है, उसका भी इंकशाफ हुआ है। अच्छा, इस मीटिंग में यह भी इंकशाफ हुआ कि गुलशन, अच्छा इस मीटिंग में नेब का जो जवाब है ना वो सुनने जैसा है कि नेब वालों ने क्या जवाब दिया है। अच्छा जी, इसमें यह भी पता चला कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की जो गुलशन की कॉलोनी है, रिहायशी कॉलोनी गुलशन हदीद, तो गुलशन हदूद कॉलोनी के 176 प्लाट्स पर तजावुजात कायम कर दी गई हैं। जी नाज़रीन, ये प्लाट्स बेच दिए गए हैं। ये प्लाट्स पाकिस्तान स्टील मिल के अफसरान के जो बीवियां हैं उनके मेकअप और उनकी ड्रेसिंग और उनके गेटअप और उनकी अयाशियों के लिए ये समझ लें कि फरोख्त कर दी गई है। इसके अलावा आगे कहा गया है कि 54 एकड़ अराजी बिल्डर्स और 4 दीगर अफराद को 30 साल लीज पर दी गई है। ये वो जमीन है जो बेसिकली सिंध गवर्नमेंट की जमीन है और सिंध गवर्नमेंट ने सनती सरगर्मियों के लिए पाकिस्तान स्टील मिल को इलाट की थी।
अब वो जमीन किस तरह ये 30 साल लीज पर इलाट कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। 4 अफराद ने स्टील मिल्स की 35 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया। इन अफराद को 200 प्लाट इलाट भी किए जा चुके हैं। यानी इन लोगों ने ये जो जमीन 35 एकड़ कब्जा किया था उसको प्लाटिंग भी कर ली और 200 प्लाट उन्होंने फरोख्त भी कर दिए। अच्छा जी, आदित हुकाम ने बताया कि स्टील मिल्स इंतजामिया ने सार्फिन से रिहायशी निर्ख पर जो है वो निर्ख पर बिल्स वसूल की है और अदायगी इंडस्ट्रियल निर्ख पर की। और जुलाई 2022 से जून 2023 तक कौमी खजाने को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। जी नाज़रीन, 1 अरब रुपए का, क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो मामला है वो ये है कि ये बिजली जो पैदा करते हैं ये अपनी बिजली पैदा करते हैं, इनको किसी से बिजली खरीदनी नहीं पड़ती और फिर वो बिजली जो है वो सस्ते दामों या रिहायशी निर्खों पर गुलशन हदीद यानी स्टील टाउन और उनके बराबर में गुलशन हदीद है उनको ये देते हैं और उनसे ये कमर्शियल जो है वो पेमेंट वसूल कर रहे थे। उसमें 1 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अच्छा जी, आगे कहा गया है कि जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने स्टील मिल्स की 54 एकड़ जमीन 4 अफराद को देने का मामला नेब को भिजवाने का फैसला किया है। आदित हुकाम ने बताया कि प्लॉट स्टील मिल्स हाउसिंग स्कीम गुलशन हदीद फेज 3 को इलाट किए गए और पीएससी ने मामले पर स्टील मिल से हर 2 हफ्तों बाद रिपोर्ट तलब कर ली है। चेयरमैन पीएससी का कहना है कि 1 माह में कमेटी को न बताया गया तो केस एफआईए को भी भिजवा देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने स्टील मिल्स की 11 एकड़ जमीन पर कब्जे का मामला भी नेब को भिजवा दिया। और क्या नेब को ऐसे मामला नजर नहीं आते या सिर्फ सियासतदानी नजर आते हैं? तो जिस पर जो मैं कह रहा था नेब हुकाम का जवाब सुनिएगा। नेब हुकाम ने कहा कि जी नेब को इस मामले का कुछ इल्म नहीं है, नेब लाइल्म है। क्या कहें, पॉलिटिशियंस होते तो उनको गिरेबानों से पकड़ लेते, घसीट कर ले जाते, लेकिन यहां पर क्योंकि इन लोगों को बहुत सारे नेब के मामला हैं, बहुत सारे अरबों रुपए की करप्शन के नेब के मामला आते हैं। क्या क्या बताऊं मैं आपको, ये किस तरह झूठे जो है वो कॉलअप नोटिस इशू करते हैं नेब अफसरान, किस तरह लोगों को थ्रेट करते हैं, किस तरह लोगों को होटल्स पर बुलाते हैं, किस तरह मीटिंग होती है। कराची नेब के कुछ अफसरान किस तरह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे, किस तरह शॉर्ट टर्म किडनैपिंग करते थे और क्या मामला थे और किस तरह मामला हाईकोर्ट में पहुंचे थे, ये अपने आप में एक दास्ताने हैं। और वो नेब जिसका काम ही रिश्वत लेना है, जिसका काम ही लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे रिश्वत लेना है, वो उनका क्या मामला है इन चीजों से? क्या मलिक रियाज के हवाले से आज तक कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई है? कोई मुझे बता सकता है कि जो बहरिया टाउन कराची की और बहरिया टाउन कराची 2 की जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर हुई है? मुझे को बता सकता है? ये तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया तो उसके बाद फिर टोपोग्राफी हुई और उसके बाद फिर पता चला कि एक्चुअली नेब के पास अपना मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के नाम पर कितनी जमीन पर कब्जा किया है कौन जानता था। गांव में समार हो गए, देहात में समार हो गए, तारीखी कब्रिस्तान मिटा दिए गए, कुदरती आबी गुजरगाहें मिटा दी गई। मतलब क्या क्या नहीं हुआ यार। इस वक्त भी जो जमीन है जो बहरिया टाउन कराची की है वो महकमा जंगलात की है, वो वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, वो सफारी एरिया है, सफारी बबल पता नहीं मेरे प्रॉपर नाम नहीं आ रहा, वो जमीन है जहां जो नायाब नस्ल के जो जानवर हैं पहाड़ों से उतरते हैं, वहां आते हैं, वहां कुदरती पानी के चश्मे हैं, वहां पानी पीते हैं, लेकिन अब तो सब मिटा दिए गए। तो क्या कहें। अच्छा जी, आगे बता रहे हैं कि इन्होंने कहा जी हमें कुछ इल्म नहीं है, तो नेब ने स्टील मिल्स की जमीन पर कब्जे की इंक्वायरी के लिए 2 माह का वक्त मांग लिया है। अच्छा, इसमें सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कहा कि स्टील मिल्स कमर्शियल निर्खों पर बिजली खरीद कर रिहायशी निर्खों पर देती है, यह मामला SIFC के साथ उठाया जाए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी और फिर वहां मौजूद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नवीद कमर यानी सिंध में जिस जमात की हुकूमत है, उन्होंने भी स्टील मिल के इन मामला पर सख्त एहतजाज किया। लेकिन मामला यह है कि जब सिंध हुकूमत खुद दूसरे कामों में लगी होगी तो उनको क्या पता कि उनकी जमीन कहां जा रही है, उनको क्या पता कि स्टील मिल क्या कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट तो पाकिस्तान स्टील मिल को जमीन इलाट कर चुकी, दे चुकी 100 साल लीज पर। तो बहरहाल नाज़रीन, अब हम चलते हैं अहम तरीन मामला, वो है बरतानिया का। आपको पता है कि जो ISPR का एलामी है उसके मुताबिक इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर
बर्तानिया के दौरे पर हैं, जहां उनका पुरवकार इस्तकबाल भी हुआ है। इसके अलावा रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंट ब्रस्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में उभरता हुआ आलमी निजाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर वो खिताब भी करेंगे। तो जैसा कि अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एक बेहतरीन किस्म के, मैं पिछलों की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उनकी इस तरह की एक्टिविटीज नहीं देखी थी, उनकी इस तरह की मेल मुलाकातें, इस तरह के खिताबात मैंने आज तक बहुत कम सुने, लेकिन इनके तो मैं सुन ही रहा हूं आर्मी चीफ साहब के। तो इस हवाले से जाहिर है कि, लेकिन इस हवाले से आपको ये हैरत होगी कि पीटीआई की जो बर्तानिया चैप्टर है वो उनको कानो कान पता ही नहीं चला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ रहे हैं, उनको इस दौरे का भी पता नहीं चला, और जब पता चला तब पानी पुल के नीचे से गुजर चुका था। और इस वक्त भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जनरल आसिम मुनीर बर्तानिया में है और वहां सेमिनार से खिताब करेंगे, लेकिन इस वक्त तक पीटीआई शशोपन का शिकार है कि हम करें तो करें क्या। अब उसका एक बहुत बड़ा जो पहलू है कि पीटीआई बर्तानिया चैप्टर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जनरल आसिम मुनीर से डर गई है, खौफ ज्यादा है, उनके अंदर में खौफ है। खौफ किस चीज का है? इस हवाले से जो पीटीआई के जो बर्तानिया के लोग हैं उनका कहना है कि इसकी 3 बज़ाहिर वजूहात सामने आई हैं। उनमें एक तो ये है कि इत्तला पहले से नहीं था और शॉर्ट नोटिस पे एहतजाज ऑर्गेनाइज करना बर्तानिया जैसे मुल्क में मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों की अपनी एंगेजमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, मसरूफियात होती हैं। तो ये एक तो ये मसला था। दूसरा ये था कि ये है कि इस वक्त तक पीटीआई को पता नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, और अगर पीटीआई थोड़ा बहुत एहतजाज करना भी चाहे तो कहां जाके करे, ये भी इनको पता नहीं है। और तीसरी बात जिसका एतराफ खुद पीटीआई बर्तानिया चैप्टर कर रहा है वो ये है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ कोई एहतजाज किया भी गया तो उसके बाद फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके खानदान रहते हैं पाकिस्तान में, तो फिर उनको वहां पर बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया जा सकता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो ये डर, ये खौफ कि पहली मर्तबा मैंने देखा कि पीटीआई को इस तरह बुरे तरीके से जो है वो एक निदामत का, एक नाकामी का सामना करना पड़ा है। और ये भी मैंने देखा कि जितनी चाहें गालियां दें, जितनी चाहे ट्रोलिंग करें, जितनी चाहे साजिशें करें, जितने चाहे मंसूबे बनाएं, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का खौफ इनके दिलों में कहीं ना कहीं जरूर बैठा है कि जिसकी वजह से इनको बर्तानिया में एहतजाज करने की ना तो एग्जैक्ट लोकेशन मिल रही है, ना ही कोई जगह मिल रही है। अगर ये इतने शौक इनको चढ़ता था एहतजाज का तो चलो बर्तानिया के वजीर आजम है, सदर है, सेनेट है, जो भी वहां का सिस्टम है वहीं जाके ही कोई प्रोटेस्ट कर लेते, चलो और कहीं नहीं तो लंदन के किसी बहुत बड़े चौराहे पर ही खड़े हो जाते, प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड करवाते, एहतजाज तो अपना रिकॉर्ड करवाते कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जब लंदन में आए थे बर्तानिया में तो वहां पर हमने बहुत बड़ा एहतजाज किया था। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर में खौफ है, डर है। शहबाज शरीफ के खिलाफ तो कर सकते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ भी कर सकते हैं, मरियम नवाज के खिलाफ भी कर सकते हैं, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जिगर चाहिए, गुर्दा चाहिए, वो इनके पास नहीं है क्योंकि इनके अंदर में डर बैठा हुआ है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।